हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में दोबारा से 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी है और मैक्सिमम जो है उसको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस पे जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से जो है जो 15 वित्त आयोग है, पहले तो इसका 2020-21 के लिए रिकमेंडेशन लिया गया और फिर जो है अभी 2021-22 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, तो इस पे जो है क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो 40 नंबर में अगर मान लीजिए आया तो इसको कैसे लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस बताइए और जो है उसका रिकमेंडेशन बताइए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 280 जो है ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको हर 5 साल पे जो है मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस दे के जो है फाइनेंस कमीशन का गठन करना है। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब किस किस संदर्भ में जो है वित्त आयोग को सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन जो है ये फिजिकल फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, और फिर जो है मैंने बता दिया कि इसके चेयरमैन कौन है, श्री NK सिंह। सेक्रेटरी कौन है, श्री अरविंद मेहता। मेंबर्स कौन कौन से हैं, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लहरी और रमेश चंद्र। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब 4 लोग जो है उनका नाम ए से है, अरविंद, अजय, अनूप, अशोक। ठीक है, और मेन क्या चेयरमैन का नाम को तो एकदम ध्यान रखना है NK सिंह। उसके बाद यहां पे दिखा दिया कि जो 15 वित्त आयोग है, नॉर्मली जो है वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया और जो है जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख अलग। तो इसलिए एक पहले रिपोर्ट आई 2020-21 के लिए और जो फाइनल रिपोर्ट आई वो 2021-22 से लेके 2025-26 तक। तो यहां पे बता भी दिया मैंने कि अर्लियर पहले जो है 15वें वित्त आयोग का जो है उसको रिकमेंड करना था 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिसॉल्व होने के बाद, अर्थव्यवस्था के स्लो होने के बाद टर्म ऑफ रेफरेंस को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, पहले अक्टूबर 2019 था, उसको 1 महीना बढ़ाया गया, उसके बाद फाइनली जो है बढ़ा के अक्टूबर 2020 कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार जो है रिपोर्ट दिया गया था फाइनल 15वें वित्त आयोग का किसके लिए, 2020-21 के लिए, और उसके बाद जो सेकेंड टाइम है वो अभी दिया गया। ठीक है, इस साल। अब टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब किन किन चीजों पे जो है वो फाइनेंस कमीशन को मतलब डिसीजन लेने के लिए बोला गया था, सोचने के लिए बोला गया। तो एक जो है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है टैक्स का पैसा कैसे बटेगा, और जैसा मेंशन है चैप्टर 1 पार्ट 12 में। ठीक है, दूसरा जो है आर्टिकल 275 के अंदर जो ग्रांटिंग मिलता है उसको कैसे देना है। तीसरा जो है कि राज्यों का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे। आपने देखा ही कि कोविड के दौरान भी जो है पंचायत ने कितना अहम भूमिका निभाया, म्युनिसिपैलिटी ने भी। साथ ही साथ जो है फिजिकल रोड मैप तैयार करना कि सेंटर का जो है मतलब कितना फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, राजकोषीय घाटा स्टेट का कितना होना चाहिए, सरकार का जो कर्ज है डेप्ट टू GDP रेशियो कितना होना चाहिए, उसके बाद जो है स्टेट का कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बताना है और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगा 15 वित्त आयोग। मतलब देखेगा कि कितना रुपया आता है सेंटर के पास, कितना स्टेट के पास, कितना डेफिसिट होता है, कितना कर्जा है, वो सब ध्यान में देखते हुए जो है एक मतलब फिजिकल रोड मैप तैयार करेगा। उसके बाद आप जानते ही हैं कि 5 साल तक GST का कंपनसेशन देने का जो है सेंटर ने निर्णय लिया था स्टेट को, लेकिन पिछले साल काफी विवाद भी हुआ। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, 2022 के बाद जब इसका कंपनसेशन टाइम खत्म हो जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारा सेस को खत्म किया गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेस हालांकि जो है स्टेट के साथ बांटा नहीं जाता है, लेकिन सेंटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या राज्यों को कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देने चाहिए। ठीक है, फिर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट डिपेंडिंग ऑन मतलब किस सेक्टर में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हेल्थ के लिए
ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो ऐसे ऐसे मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी आया तो शिक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो ऐसे ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक जो ग्रांट है वो। और देखिए पिछले बार जो है 14 फाइनेंस कमीशन में उसमें दोनों जनगणना यूज की गई थी। 1971 का भी उसमें उसका 17.5% था और आपका जो है 2011 का भी उसका 10% था। लेकिन इसमें बस बोला गया कि 2011 का ही आपको करना है। तो इसको लेके जो है मतलब साउथ के स्टेट काफी परेशान थे, लेकिन सरकार ने फिर इसको भी जो है ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है और मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड करके जो है एक नया कंपोनेंट इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का पैसा आता है उसका अरेंजमेंट जो है, जैसे कि अभी जो है वो 75:25 के रेशियो में है बाकी स्टेट्स के लिए, कि उसका सेंटर 75 पैसा मतलब 75% शेयर यूज इस्तेमाल करेगा और स्टेट 25%। लेकिन जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो वहाँ पे क्या है कि 90:10 है, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है। तो फिर से देख लिया जाए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस बताइए और रिकमेंडेशन बताइए। 40 नंबर का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डाल दीजिए कि आर्टिकल 280 में जो है, और देखिए अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये सही लगा तो मैंने ऐसा किया। ये नहीं कि यही आंसर बेस्ट है, आप इससे भी और अच्छा मतलब लिख सकते हैं। मैं आपको बस एक डेमो के रूप में बता रहा हूं कि हाँ ऐसा मतलब लिखना चाहिए। तो आर्टिकल 280 जो है मैंडेट करता है राष्ट्रपति को क्या, कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन किया जाए हर 5 साल पे, उसको टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाए। और फाइनेंस कमीशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिस्कल फेडरलिज्म का। 15वें वित्त आयोग में मतलब कौन कौन सदस्य रहे, तो मतलब चेयरमैन रहे एनके सिंह, सेक्रेटरी रहे श्री अरविंद मेहता, मेंबर कौन कौन रहे हैं, श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहरी, डॉक्टर रमेश चंद, ठीक है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपको बता ही दिया कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा चला गया, तो फिर जो है उसका डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत, रुपयों की जरूरत थी। तो मतलब 2020-21 के लिए इंटरिम रिपोर्ट दिया गया और फिर फाइनल रिपोर्ट। और मतलब जो सेंटर स्टेट का मतलब जो रेशियो था वो लगभग सेम ही रहा। इंटरिम रिपोर्ट में भी जो है 41% स्टेट को, 1% जो है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख को और 58% सेंटर के पास। वही चीज जो है आपका फाइनल रिपोर्ट में भी हुआ, मतलब 41% जो है 28 राज्यों को दिया गया, 1% जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख को और बाकी 58% जो है वो केंद्र के पास गया। हालांकि बाकी अरेंजमेंट में जो है काफी चेंजेस देखने को मिले, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और मेनली हम इसका लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका उतना नहीं लिखना है, इसको तो बस लिख देना है कि हाँ इसको दिखा देना है, क्योंकि आपको आंसर जो है उसको भी 6 से 7 पेज में निपटाना है। 40 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद बता दिया यहाँ पे कि पहले जो है 15 वित्त आयोग जो है इसको रिपोर्ट मतलब देना था 2020-21 से 2024-25 तक, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट के डिसॉल्व होने की वजह से, और आप जानते हैं कि कोरोना आने के पहले से जो है डीमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से जो है देश का हाल जो है मतलब खराब होने लगा था। तो इसका टर्म जो है एक्सटेंड किया गया, ठीक है, अक्टूबर 2019 से बढ़ा के नवंबर 2019 किया गया था, फिर उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया अक्टूबर 2020। अब टर्म ऑफ रेफरेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस संदर्भ पे सोचना था वित्त आयोग को। तो जो है मेन चैप्टर 1 पार्ट 12 में है कि जो टैक्स का पैसा आएगा वो सेंटर स्टेट के बीच में कैसे बटेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या सिद्धांत रहेगा, जो कि आर्टिकल 275 के अंदर जो ग्रांटेड एड दिया था राज्यों को उसके डिसाइड करेगा। उसके बाद कैसे जो है राज्यों का कंसोलिडेटेड फंड बढ़ाया जाए और ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। उसके बाद राजकोषीय घाटा जो है, उसके बाद कर्ज जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए वो। उसके बाद जीएसटी का जो कंपनसेशन केंद्र सरकार कब तक निर्धारित की है, 5 साल तक। तो 2022 में तो जीएसटी से जो पैसा स्टेट को मिलता था वो मतलब कंपनसेशन जो मिलता था जीएसटी कंपनसेशन वो नहीं मिलेगा। तो फिर मतलब कैसे क्या करना है, फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उस पर बात करने का क्या ज़रूरत है। उसके बाद जो है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद पॉपुलेशन डेटा जो है 14वें वित्त आयोग में 1971 भी इस्तेमाल किया गया था, 2011 भी किया गया था, ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन है, लेकिन इस बार केवल पॉपुलेशन डेटा इस्तेमाल करने के लिए बोला गया 2011। अब जो साउथ के स्टेट हैं वो क्यों मतलब विरोध कर रहे थे, क्योंकि मतलब क्या मतलब फिर हो गया कि जिसका जितना आबादी रहेगा उसको उतना मतलब ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि सरकार जो है अलग अलग टाइम पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाई है और जो साउथ के स्टेट है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट किए। तो फिर साउथ के स्टेट को लगा कि भाई साहब जो हमने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया और जो मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो फिर तो हमको घाटा हो गया। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए फिर एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कि अगर आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर उसको उचित शिक्षा देने के लिए जॉब देने के लिए कार्य किया है तो आपको जो है एक अलग से जो है कंपोनेंट इंडिकेटर्स में यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में जो पैसा आता है उसको कैसे अरेंजमेंट उसका हो वो, और एक नया चीज कि सरकार जो है मतलब डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड, मतलब जो फंड खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जब 5 साल का टर्म पीरियड पूरा हो गया तो मतलब खत्म हो जाएगा, क्रिएट करने की बात कही। और इसको लेके काफी विवाद चला दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस है और इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, ये जो है आपका सेंटर का मैटर है और सेंटर लिस्ट में है, सेंटर से पैसा आता है। लेकिन अब जब ये फंड बन गया है अलग से तो इसमें जो है इनडायरेक्टली स्टेट का भी जो है इसको पे करना पड़ेगा। और अब जान ही रहे हैं कि ऑलरेडी जो राज्य है उसके पास वित्तीय संसाधन कम है, तो इसको लेकर काफी विवाद हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रहा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से पंचायत, ऐसा वाला हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सेंटर ने डायरेक्ट भी पेमेंट किया है, ऐसा नहीं है, सेंटर ने डायरेक्ट लोकल सब गवर्नमेंट को 4,36,361 करोड़ रुपया दिया है, ठीक है। तो वो होता है वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल होता है कि राज्यों के बीच में जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां मैंने जो है देखिए दोनों आपको दिखाया है कि 14 फाइनेंस कमीशन में क्या और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या। और दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब राज्यों के बीच में कैसे। तो कुछ बदलाव देखने को मिला है, जैसे इनकम डिस्टेंस, जैसे जो टॉप का स्टेट है जिसका पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा है, रेवेन्यू जिसका काफी अच्छा आता है, एग्जाम्पल पे हम ले सकते हैं कि महाराष्ट्र, ठीक है, काफी अच्छा पैसा आता है, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो उसके तुलना में, ठीक है, जो बिहार है, उड़ीसा है, ये सब मतलब बाकी सब कैसा है। तो ये हो गया आपका इनकम डिस्टेंस, ठीक है, कि जो जैसे बताया ना कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इनको रेवेन्यू के थ्रू बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन होता है, इनका रेवेन्यू रिसिप्ट काफी अच्छा रहता है। तो मतलब जबकि जो बिहार हो गया, गुजरात मतलब बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सब का मतलब पर कैपिटा इनकम काफी कम है। तो वो हो गया आपका इनकम डिस्टेंस की जो टॉप स्टेट है, मान लीजिए कि महाराष्ट्र टॉप स्टेट है तो उसके कंपेरिजन में कैसा है, ठीक है। तो 14 फाइनेंस कमीशन में 50% था, 15 फाइनेंस कमीशन में 45% हो गया। पॉपुलेशन 1971 का वेटेज कितना था 14 फाइनेंस कमीशन में 17.5%, और यहां पे कितना रहा, कुछ भी नहीं। और दोस्तों ये आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत से स्टूडेंट क्या किए कि बस 15वें वित्त आयोग का ही लिख दिया और ये चीज नहीं दिखाए, तो आपको 14 फाइनेंस कमीशन से कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा और डेटा भी डालना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट जो कि कल आंसर जमा किए थे 15 फाइनेंस कमीशन पे, उन्होंने डेटा ही नहीं डाला, बस डाल दिया कि हाँ लोकल सब गवर्नमेंट को पैसा दिया गया, ये नॉन लैप्सेबल फंड बना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो आपको फैक्ट्स फिगर देना होगा, क्योंकि ये 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन पूछा गया है। तो पॉपुलेशन 1971 जनगणना का वेटेज 14 फाइनेंस कमीशन में 17.5% था, 15 फाइनेंस कमीशन में नहीं था, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 का 10% वेटेज था, इसमें 15% रखा गया, और इसको लेके जो है
सदर्न स्टेट हल्ला कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है काफी काम किया अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, और मतलब फिर जो है 15% वेटेज दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आप अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे जो है क्या काम किए हैं, प्लस शिक्षा कितना दिए हैं, हेल्थ कैसा, मतलब सब चीज। तो 12.5% रखा गया। ठीक है, एरिया का जो है सेम रहा 15%, 15%। फॉरेस्ट कवर का वेटेज जो है 14 फाइनेंस कमीशन में 7.5% था, 15 में वो हटा के फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कंबाइंड करके 10% कर दिया गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड 12.5% और टैक्स एफर्ट, ठीक है, इसका 2.5% रखा गया। कि सर मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका फिजिकल डिसिप्लिन कैसा है, टैक्स कलेक्शन कैसा है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है, मतलब अलग अलग चीजें देख के टैक्स कलेक्शन किस हिसाब का है। तो 2.5%। तो ये डिफरेंस आपको 14 फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन में दिखाना ही दिखाना दोस्तों। ठीक है, इनकम डिस्टेंस का 50% वेटेज था 14 फाइनेंस कमीशन में, 15 में कितना 45%। पॉपुलेशन 1971 का 17.5% वेटेज 15 में हटा ही दिया गया। पॉपुलेशन 2011 का 10% वेटेज और यहां पे जो है 15% रखा गया। एरिया तो सेम ही रहा, फॉरेस्ट कवर 7.5% 14th में और यहां पे हटा दिया गया। फॉरेस्ट इकोलॉजी का यहां पे नहीं था, यहां पे 10%। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का 12.5% और टैक्स एफर्ट जो है 2.5%। उसके बाद बता दीजिए कि जो सरकार है वो तो पहले 15 मतलब सरकार जो है वो पहले इंटरिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट की और हाल ही फिलहाल में जो है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जो है उसको एक्सेप्ट करी है। अब मेन रिकमेंडेशन तो देखिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में 41% स्टेट्स को दिया गया, 1% जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख को, और 58% जो है वो सेंटर को। वर्टिकल डिवोल्यूशन यही वाला है जो मैंने आपको दिखाया। ये बेस्ड ऑन टर्म ऑफ रेफरेंस, ये मतलब निर्धारित किया, ये टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन की आपको इस बेसिस पे जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तर प्रदेश मतलब 10 राज्यों को नुकसान हुआ। ठीक है, 10 राज्यों को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश बिगेस्ट गेनर और कर्नाटक बिगेस्ट लूजर हुआ। उसके बाद देखिए, अब यहां 14 फाइनेंस कमीशन से मैंने कंपैरिजन किया है। 14 फाइनेंस कमीशन में क्या था कि 14वें वित्त आयोग ने बस ग्राम पंचायत के लिए ही फंडिंग की थी, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है इसने जिला परिषद के लिए भी, पंचायत समिति के लिए भी और ग्राम पंचायत के लिए भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 70% हो गया ग्राम पंचायत के लिए, 20% हो गया पंचायत समिति के लिए और 10% हो गया जिला परिषद के लिए। तो ऐसा करके मतलब इसने किया। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। और टोटल कितना फंडिंग हुआ है म्युनिसिपैलिटी और मतलब पंचायत के लिए? 4,36,361 करोड़, जो कि पिछले बार से 52% हायर है। तो जैसे मैंने बोला दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन पूछा गया है, तो आपको फैक्ट्स डालने ही डालने हैं। बहुत से स्टूडेंट ने जो इसका आंसर लिखा तो ये फैक्ट ही गायब कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ये फैक्ट डालेंगे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि पिछले बार से जो है 52% हायर है। और टोटल अमाउंट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, 4,36,361 करोड़। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले फिर से इनकम डिस्टेंस देख लीजिए। मैंने महाराष्ट्र गलत बता दिया था। भारत में जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस राज्य का है? गोवा का है। छोटा सा राज्य है, छोटा पॉपुलेशन है और मतलब बहुत ज्यादा जो है इसके पास रुपए आते हैं टूरिज्म और बाकी सब चीजों से। ठीक है, तो मतलब 15वें वित्त आयोग को बोला गया कि भाई साहब आप 2015-16, 2016-17, 2017-18 तीनों साल का जो है एवरेज पर कैपिटा इनकम निकालिए, बाकी राज्यों का, गोवा का भी, और उसको गोवा से कंपैरिजन कीजिए क्योंकि गोवा का सबसे ज्यादा है। और उसी को जो है क्या बोला गया? इनकम डिस्टेंस। आपको 3 साल का 2015-16, 16-17, 17-18 ये 3 साल का जो आपको एवरेज पर कैपिटा इनकम निकालना है और उसको किससे कंपैरिजन करना है? गोवा के एवरेज पर कैपिटा इनकम से करना है कंपैरिजन। ठीक है, तो ये हो गया आपको इनकम डिस्टेंस। क्योंकि मुझे फील हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं और अच्छे से समझाया नहीं हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे अर्बन एरियाज के लिए भी जो है, मतलब जैसे पंचायत का मैंने आपको बताया था, ठीक है, पंचायत के जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें केवल फॉरेन फाइनेंस कमीशन ने ग्राम पंचायत को ही जो है वो रुपए फंडिंग की थी। लेकिन जो 14वें वित्त आयोग की जो ये मिस्टेक थी, 15वें वित्त आयोग ने सही की है। उसने तीनों टीयर, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों को जो है फंडिंग की। उसी तरह अर्बन एरियाज में आप जानते हैं कि जहां मिलियन से ज्यादा आबादी है वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, मतलब रोजगार देने का, पानी मुहैया कराने का और भी फैसिलिटी देने का। तो भारत में 50 मिलियन प्लस मेगा सिटीज हैं, उनके लिए अलग फंडिंग की गई, ज्यादा फंडिंग की गई, क्योंकि शहर की मतलब अर्बनाइजेशन में 60% जो लोग हैं वो मिलियन सिटीज में रहते हैं, ठीक है, मिलियन प्लस वाले में, और लेस देन 1 मिलियन के लिए अलग फंडिंग। 1.2 लाख करोड़ दिया गया अर्बन एरियाज के लिए, रूरल के लिए 2.4 लाख करोड़, और बाकी जो है हेल्थ सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ कुछ ऐसा आवंटित किया गया। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो है एक पोर्शन जो है लोकल सेल्फ फंडिंग का, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड रखा गया कि मतलब जब पंचायत म्यूनिसिपैलिटी उसको फुलफिल करेंगी तभी होगा। साथ ही साथ और एक कंडीशन रखा गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ राज्य हैं जिनके यहाँ राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन अभी तक नहीं हुआ है, और राज्यों को वार्निंग दी गई कि भाई साहब अगर मार्च 2024 तक आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ऐसे तो मतलब मैक्सिमम स्टेट ने जो है मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो उनको बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोकल फंडिंग होते रहे तो आपको मार्च 2024 तक जो है वो आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कर लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए बाकी पैसा जो है स्टेट का, मतलब जो लोकल फंडिंग है वो होगा, उसमें कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड भी है, और मतलब लेकिन जो हेल्थ का है इसमें कोई मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ये नहीं है। हेल्थ के लिए 70,051 करोड़ जो है आपको मिल ही जाए, मतलब देगा ही देगा, क्योंकि वही कोरोना को ध्यान में रखते हुए। हालांकि जैसा कि बाकी सरकारी तंत्र नहीं सोच पाया कि सेकेंड वेव आएगा, वैसे ही वित्त आयोग भी नहीं सोच पाया, तो इसकी भी बुराई हो रही है कि थोड़ा और ज्यादा देना था यार, तब बात बनता। उसके बाद जो है फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, जैसे राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 तक कम करना है। कितना? सेंटर को 4%, स्टेट को 3%। पहले तो जो है FRBM एक्ट में जो है ये सेंटर के लिए 3% था, लेकिन ये इसको देखते हुए जो है आपको कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए सेंटर का 4% कर दिया गया, स्टेट का 3% है, ठीक है। यहां से पीटी में क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को 2025-26 तक कितना मतलब करने को कहा है, या राज्यों को कितना राजकोषीय घाटा करने को कहा है। उसी तरह जो कर्जा है, कर्जा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, तो सेंटर को घटा के 56.6% और स्टेट को 32.5% करने को कहा है। और नया FRBM प्लान आएगा, ऐसा इसने बताया है। साथ ही साथ 17 राज्य हैं जिनको जो है मतलब राजस्व घाटा चल रहा उनका, तो उसके लिए जो है $3 ट्रिलियन जो है दिया गया है। फिर आपका जो है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है 8 सेक्टर के लिए कितना आवंटित किया गया? 1.3 लाख करोड़। 8 सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मोटा मोटी डेटा जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि अर्बन मतलब लोकल बॉडीज के लिए कितना दिया गया है? 4,36,361 करोड़। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब? इंपॉर्टेंट ये है आपका कि मतलब रेशियो जो है मतलब अर्बन का बढ़ाया गया है। पहले 67:33 था, लेकिन चूंकि नगरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मतलब 100 रुपए दिए जा रहे हैं मान लीजिए लोकल बॉडीज के लिए, तो 65 रुपया गांव को और 35 रुपया शहर को। ये 14वें वित्त आयोग में कितना था? 67 रुपीज गांव को और 33 रुपीज शहर को। लेकिन चूंकि अब नगरीकरण बढ़ते जा रहा है तो ये भी रेशियो में चेंज हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे मैंने बताया कि आपको डेटा याद रखना है। लोकल के लिए आपका हो गया 4,36,361 करोड़। उसके बाद जो हो गया आपका हॉस्पिटल मतलब हेल्थ वाला हो गया 70,000। और यहाँ पे आपका फिजिकल कंसोलिडेशन में फिजिकल डेफिसिट 2025-26 तक सेंटर को 4%, स्टेट को 3%। डेप्ट जो है कर्ज, सेंटर को जो है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 56.6%, स्टेट को 32.5%। और 3 ट्रिलियन ग्रांटेड किया गया 17 स्टेट को, किस लिए? टू मीट द रेवेन्यू डेफिशिएट। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट हो गया आपको 1.3 लाख करोड़। 8 सेक्टर के लिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। और एक पॉइंट मुझे बाद में याद आया कि स्टेट्स को बोला गया है कि आपको 2022 तक अपने स्टेट जीएसडीपी का 8% जो है वो हेल्थ पे खर्चा करना है, ठीक है। और ये जो है नॉन लैप्सेबल फंड बनाया गया है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब ये तो आपने रिकमेंडेशन बता दिया, लेकिन अब समस्या क्या है, चैलेंजेस। तो समस्या पहला मैंने बताया कि जो डिफेंस है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, और ऐसे ही जो राज्य हैं उनके पास वित्तीय संसाधन बहुत कम है। तो जो आप ये डिफेंस वाला जो एक फंड बना दिए, नॉन लैप्सेबल फंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो कि 1.53 लाख करोड़ का है, तो अब दिक्कत का बात हो गया ना, क्योंकि अब पैसा जो है सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एट द सेम टाइम इस फंड के लिए भी जाएगा। ऐसे ही जीएसटी में आप बहुत सारा जो है टैक्सेस इंक्लूड कर लिए, तो स्टेट का हाथ पांव जो है बंद गया। उसके बाद ये काम कर दिए तो और भी जो है स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। फिर आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड आप कर दिए हैं कि आपको जो है अपना एफआरबीएम के टारगेट के अंदर रहना है, आपको स्वच्छ भारत पे इतना खर्चा करना है। तो ये कहीं ना कहीं राज्यों की ऑटोनॉमिक पे मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। मोर ओवर, जैसे मैंने बताया कि जैसे बाकी सरकारी तंत्र जो हैं, ठीक है, वो सेकेंड वेव का जो है खतरा उसको भांप नहीं पाए, उसी तरह जो है 15वां वित्त आयोग भी जो है वो सेकेंड वेव का खतरा नहीं भांप पाया, और मात्र 70,051 करोड़ जो है अलॉट किया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पे जो है सेकेंड वेव आ चुकी है, तो भारत में भी तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो है अमेरिका और यूरोप के देश से ज़्यादा जो है विकसित है। ज़्यादा मतलब ये है कि हमला हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो इस चीज़ का मतलब जो है ध्यान नहीं रखा गया। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से जो भी आया ठीक ठाक है। इसके अलावा जो है केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार अभी क्या कर रही है कि अपना हाथ थोड़ा सिकोड़ रही है। हमने देखा है कि कैसे जीएसटी कंपनसेशन, पहले तो मतलब 2017 में जब जीएसटी आया तो प्रॉमिस कर दी कि हम आपको जो है 5 साल तक जो है आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन पिछले साल ही हमने ड्रामा देखा। क्या ड्रामा देखा कि जब जीएसटी में कलेक्शन कम हुआ कोविड के चलते, तो सरकार बोली कि ये एक्ट ऑफ गॉड है तो हम आपको कंपनसेट नहीं करेंगे। फिर 6-7 महीने तक ड्रामा चला, तब जाके जो है केंद्र सरकार कंपनसेट करने को मानी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार वो मतलब अमेंडमेंट करे। और जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार अभी क्या कर रही है कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जो कि स्टेट लिस्ट में आती है, उस पर सेस लगा देती है, लेकिन वो पैसा जो है, क्योंकि सेस और सरचार्ज दोनों के फंड में जो पैसा आता है वो मतलब शेयरेबल नहीं होता है। तो ये गड़बड़ मतलब सरकार कर रही है, तो नहीं करना चाहिए, उसको संविधान में संशोधन करना चाहिए, और सेस और सरचार्ज का पैसा भी जो है स्टेट के साथ बांटना चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह हुआ, ठीक है। दूसरा हो गया जरूरत है, जीएसटी ने मेंशन किया है, मतलब जीएसटी बोल रहे हैं, 15वें वित्त आयोग ने मेंशन किया है कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल होना चाहिए, और बहुत से इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री, जिनका होना कहना है कि पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सरकार खुद बजट बनाती है, खुद राजकोषीय घाटा तय करती है, और खुद मतलब होता है ना कि फिर मतलब उसका मतलब क्या बोले कि रिजल्ट भी देखती है। वही बात हो गया कि आप स्टूडेंट हैं, आप खुद अपने एग्जाम का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और खुद कॉपी चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फिस्कल काउंसिल, जीएसटी काउंसिल टाइप से जो है बनाने की बात कही गई है। प्लस सरकार का जो है स्पेंडिंग को भी ठीक ढंग से होना चाहिए, तो पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल, ठीक है, बनाने की बात कही गई है।
उसके बाद 293 के अंदर जो है राज्यों पे बहुत प्रतिबंध है, ठीक है, बोरोइंग को लेके, तो उसको जो है ठीक करने की बात मतलब वे फॉरवर्ड में मैंने कहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूड किया है कि बहुत से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आने के बाद कोविड पैंडेमिक के चलते राज्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच से सफ़र कर रहे हैं, और एक हद तक जो है 15वें वित्त आयोग ने, ठीक है, रिलीफ प्रोवाइड किया है। कैसे? लोकल गवर्नमेंट के लिए जो 52% एक्स्ट्रा फंडिंग हुई है ना, 4,36,361 करोड़, वो फिर मतलब 17 राज्यों को उनके राजकोषीय घाटा के लिए मीट करने के लिए, राजकोषीय घाटा ठीक करने के लिए जो है 3 ट्रिलियन रुपए दिए गए, वो भी हो गया दूसरा बात। तीसरा बात क्या हो गया? सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिया गया। तो ऐसे टाइम पे जब जीएसटी से प्रॉपर कंपनसेशन नहीं आ रहा है, कोविड-19 के चलते खर्च काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो मतलब 15वां वित्त आयोग जो है रिलीफ प्रोवाइड किया है। एक चीज़ और चैलेंज में लिख सकते थे, क्या बताइए, कि राज्यों को बोला गया है 2022 तक, मतलब अगले साल तक ही जो है आपको अपने जीडीपी का 8% खर्च करने। तो ये जो है मतलब बहुत अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने सालों में कितना खर्च करता है? मात्र 1.7%। तो आप केंद्र स्तर पे मात्र 1.7% खर्च करते हैं, और राज्य जिनका खुद संसाधन कम है उसको बोलते हैं 8% खर्च करने के लिए, वो भी तुरंत। होता कि ठीक है, उसको थोड़ा मतलब टाइम दीजिए कि मतलब 2024-25 तक मतलब कीजिए, लेकिन नहीं, तुरंत। तो वो भी एक चैलेंज है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि जीएसटी से भी प्रॉपर कंपनसेशन मतलब नहीं हो पा रहा है, कोविड-19 मतलब हो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, इंस्टॉलमेंट में सरकार कर रही है, कोविड-19 के चलते अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो 15 वित्त आयोग है उसने काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड किया है। कैसे भाई, कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया है? तो वही बात, 4,36,361 करोड़ जो है लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत म्यूनसिपैलिटी को अलॉट किया गया है, प्लस हेल्थ वाला जो ग्रांट दिया गया अलग से। साथ ही साथ 8 सेक्टर के लिए 1.3 लाख करोड़ दिया गया है। 17 राज्य जिनका जो है राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिशिएट, उसको जो है 3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब डॉलर नहीं, 3 ट्रिलियन रुपए दिए गए हैं, 3 ट्रिलियन रुपए दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ दोस्तों है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे कैसे जो है आंसर लिखने का है, और मतलब डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर बनाने का है दोस्तों, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और मुझे अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा वर्कआउट करना है। मैं जान रहा हूँ कि हाँ, मुझे मेरा हैंडराइटिंग अभी उतना बढ़िया नहीं है, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग सबको बेस्ट करना है, ठीक है, बेस्ट देना है अपना। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, बहुत अच्छे से जो है वो चल रहा है। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है पॉलिटी का या फिर किसी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का, और 2 दिन का समय आपके पास रहता है, उस पर आप सोच के लिखिए। बाकी लोग भी एक से बढ़कर एक जो आईएएस के इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं या बीपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, तो अलग अलग एग्जाम के इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं तो वो लोग भी अपना आंसर डालते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने का मौका मिलता है कि मैंने क्या लिखा है, उन लोगों ने क्या लिखा है, कहाँ मेरा बॉडी कमजोर रह गया, इंट्रोडक्शन कमजोर रह गया, कंक्लूजन कमजोर रह गया। ये सब चीजें जो है दोस्तों देखने और समझने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो लोग मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर 9102983362 9102983362 पे जो है मुझे पिंग करें, हाय हेलो करें, मैं उन्हें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी कम्युनिटी में, यूट्यूब के कम्युनिटी में जो है लिंक भी दिया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को वहाँ से आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पिंग कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।